बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ भी अच्छा हुआ होगा। रात को हमने देखा अच्छी खासी हवाएं चल रही थी। आज फिर धूप है शहर में, तो मौसम की सूरत हाल आगे चल के हमने आपको बतानी है। प्रोग्राम का आगाज़ आपको पता है जी, हम अच्छी बात से करते हैं। तो आज की अच्छी बात क्या है, सबसे पहले वो आपके साथ शेयर करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, खुश नसीब की तीसरी अलामत अज़्ज़ुहद, जिसको दुनिया के बारे में ज़ुहद नसीब हो, यानी मुख्तसर ज़िंदगी इस तरह गुजारे कि उसको पता हो कि अल्लाह के पास जाना है, दुनिया की महब्बत उसके दिल में ना हो। इधर आज़ान की आवाज़ आई, उधर वो नमाज के लिए चल बसा। ये अलामत है इस बात की कि इसके दिल में दुनिया की महब्बत नहीं है, अपने अल्लाह की महब्बत है। ये भी खुश नसीब इंसानों में से है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन्हीं लोगों में से शुमार फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुमामीन। ये थी आज की अच्छी बात। और एक और अच्छी बात जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे, आई डोंट नो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है या नहीं, लेकिन एक्चुअली ये अच्छी बात है। कोविड की वजह से कुछ चेंजेस आई थी, जो हमने देखा कि जी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू हुआ, फिर ऑनलाइन इम्तिहानात, फिर प्रैक्टिकल्स। अब जी मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए खबर ये है कि अगर अब रवां साल से जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके प्रैक्टिकल जो हैं वो लाजमी करार दे दिए गए हैं। इससे पहले जो ऑनलाइन सिस्टम के तहत चीज़ें चल रही थी बिल्कुल डिफरेंट थी, और अब ये ज़रूरी करार दे दिया गया है मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल इम्तिहानात जो हैं इनके लाजमी होंगे। यानी अब मौजें ख़त्म हो गई हैं। जिन्होंने अब आगे नेक्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स ने पेपर्स देने हैं, तो उनको जो है प्रॉपर तैयारी के साथ आना पड़ेगा। सो हमने बाकी खबरों की तरफ भी जाना है, लेकिन ये जो हमारी आज की पहली खबर है स्टूडेंट्स के लिए है, बहुत अच्छी चीज़ है। हम अपने रिपोर्टर से डिस्कस कर लेते हैं। एक कमेंट चाहिए हमारे साथ। कज़ाफ़ी भट्ट साहब और दुर्रे नायाब आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भट्ट साहब, कैसे देखते हैं इस फैसले? बहुत अच्छा, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा। देखिए, ये होना चाहिए। अब जो हमारा नुकसान हो गया सो हो गया। अब स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तरफ ला रहे हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है, और मैं समझता हूँ कि इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अब कोविड है या कुछ और है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर ये होगा तो ये ही काम आगे बढ़ेगा, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा। बिल्कुल। दुर्रे नायाब, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपकी जो बच्चों की तालीमी इस्तेदाद कार है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़रूरी है। और जो हम अक्सर मजाक समझते हैं ना कि जो इंजीनियर्स निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, बगैर प्रैक्टिकल के वो क्या करेंगे, वो किस तरह, तो ये बातें लोग मजाक में ज़रूर करते हैं, लेकिन हकीकतन ये हकीकतन बहुत ज़रूरी है। अब इस पर बिल्कुल मैं कज़ाफ़ी साहब से इत्तेफाक करूँगा, इस पर कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। और इस फैसले को जी आप चाहे आप एक दफ़ा फिर से देखें कि कोविड की सूरत हाल बिगड़ी है या जो भी हालात है, वैसे अल्लाह ताला खैर रखे आगे, लेकिन आपको अपने इस फैसले को बरकरार रखना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला है। बाकी टॉप स्टोरीज क्या हैं आज की? पहली खबर, बिलावल हाउस में सियासत के दो बड़ों की बैठक, तहरीक अदम इत्तेमाद समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल हुआ है। महंगाई का जिन बेकाबू, मुर्गी, घी और दालों के रेट मजीद बढ़ गए। हुकूमत का 50 साला तामीराती प्लान, नशे से छुटकारे के लिए शहर में सेंटर बनेगा। और खारजा पॉलिसी में नाकामी, पुलिस के लिए मसला, बैरून मुल्क बैठे डॉन पाकिस्तान के अमन और अमान के लिए खतरा बनने लगे। तो ये हैं आज की टॉप स्टोरीज, और इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन करा चुकी हूँ। एक बार फिर से शहर में सियासी पारा हाई होता नज़र आ रहा है। आगे मौसम भी गर्मी की शिद्दत की तरफ जा रहा है, सियासी पारा भी हमें जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भट्ट साहब मुस्कुरा रहे हैं। भट्ट साहब, क्या आपके दिल की ख्वाहिशें तो नहीं पूरी हो रही? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो बहुत सारी हैं, ये तो अवाम की ख्वाहिश है, लेकिन मैं ना थोड़ा सा इसके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ जो इतनी तबाही, मतलब ये मुलाकातें सब कुछ है तो सियासत का हुस्न है, और ये तो हलचल मचाती हैं। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा हलचल मचा रही हैं, और आपको नहीं पता कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं
उनके सीनों के ऊपर जो मूंग तली जा रही है ना, वो आप उसका अंदाज़ा आपको कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शायद हो सकता है कि शेख रशीद साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर वो जो है ना, अभी तो बाकी जगहों से भी आपको भड़ास निकलती हुई नजर आएगी। देखिए अभी लावा पक रहा है, लावा नहीं, लावा तो पका हुआ है, असल में उस लावे को रास्ता नहीं मिल रहा है। तो फटने की देर है ना, अब तो किस लम्हे फटता है। और मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि आपने देखें एहतसाब का नारा लगाया इस मौजूदा हुकूमत ने, आपने तमाम तर चीज़ों को इंसाफ के तराजू में तोलने की बात की, आपने सियासी तौर पे तनहा करने की बातें की, लेकिन अब जब कौम ये देख रही है कि वो ना सियासी तनहा हुए, ना वो एहतसाब के दावे पूरे हुए, ना ही कोई बात, अब वल्लाह आलम के क्या बातें हुई, क्यों नहीं ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा सके जो दावे करते थे। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि मुक़ामत के बादशाह भी हैं और इस पर घर के सरबराह की हैसियत रख रहे हैं, उनकी बातों पे, उनके मशरूब मनोअन बात की जा रही है। लेकिन मैं अब ज़्यादा बात बाद में करूँगा, पहले चूँकि सब्जेक्ट कज़ाफ़ी साहब का है, मैं इनका पूरा तज़िया सुनना चाहूँगा। ये एक पॉइंट मुझे ज़हन में आया था, मैंने कहा चलो बीच में इसको मैं इंडोर्स करूँ। पॉइंट नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर। देखें आसिफ अली जरदारी, वो जो कहते हैं ना एक जरदारी सब पे भारी, तो इस वक्त ये सिचुएशन है। और जरदारी साहब की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जब जब वो मुतहरिक हुए हैं तब तक कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, और वो एवं ही नहीं मुतहरिक हुए हैं। शहबाज शरीफ की तरफ चले गए, फिर शहबाज शरीफ आ गए, आज फिर शहबाज शरीफ की तरफ वो जा रहे हैं, और आज सिर्फ अकेले नहीं जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जा रहे हैं उनकी तरफ, तीनों बैठे। इट्स मीन कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। लेकिन मैं इस कुछ होने के हक में नहीं हूँ, फ्रैंकली। क्यों नहीं हूँ? वो इसलिए नहीं हूँ सर, अगला साल वैसे ही इलेक्शन का है, जितनी तबाही इस गवर्नमेंट ने फेरनी थी वो फेर ली। आप ये कहते हैं ना स्टॉप लग जाएगा, ये स्टॉप लगने वाला नहीं है। इसके बाद जो भी आ जाएगा ये मेरा ख्याल है दुरे इत्तेफाक करेगा। ये मामला आगे चलना, ये पीछे नहीं चलनी। तबाही रुक सकती है वक्ती तौर पर, आप उसको रोक लेंगे। मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट को आप 5 साल किसी तरीके से पूरे करवा दें। 5 साल पूरे हो भी जाते हैं, लेकिन दुरे नायाब आप एग्री करेंगे, इतने पुरुमीद हैं, बल्कि इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि अगले 5 साल भी निकलेंगे। मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि शायद मतलब कि मेरा ज़ाती भी तजिया हो सकता है कि इनको किसी ने उम्मीद दिला दी है कि आप परफॉर्म करें ना करें, आप महंगाई को कंट्रोल करें ना करें, पक्की बात है, आप 1 लाख नौकरी दें ना दें, आप कुछ भी ना करें, लेकिन अगली गवर्नमेंट में आपके बड़े ब्राइट चांसेस हैं। तो इनकी बॉडी लैंग्वेज गवर्नमेंट की और कुछ चीज़ें बताती हैं इस तरह से कि इनको बड़ी तसल्ली है। लेकिन कुछ लोगों की तो बाकायदा हट दर्मी है। लेकिन ये जब से आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और कल JUI भी और सारे ये एक्टिव हो रहे हैं ना, तो कुछ तबीयत थोड़ी सी ख़राब जो है वो नजर भी आ रही है, मसाइल पैदा हो रहे हैं। आपको पता है कि हर जगह पे 2 धड़े होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी 2 धड़े हैं। एक धड़े से जो है गवर्नमेंट काम करवा रही है, एक धड़ा जो है इनको एक्टिव किए हुए। होना तो है कुछ ना कुछ, क्या होना देखें, पर्चा आपने दे दिया, अब आप इम्तिहान के नताइज का इंतज़ार करें। और मार्च का जो कहा जा रहा है ना, लास्ट वीक 21 से 30 तक 27 तक, ये बड़ा कोट हो रहा है कि मार्च का जो लास्ट वीक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे सियासत के दौरान किसी भी धड़े की तरफ, शो में भी ये कहा था और साहब आज भी मैं एग्री करूंगा, ये बात ठीक है। जो मार्च का आखिरी हफ्ता है ना वो कैलकुलेशन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें अब किस तरफ ये चीज़ों को लेके जाते हैं, अदम एतमाद को किस सूरत हाल पे लेके जाते हैं। अभी तो बातचीत का पहला कल बड़ा सेटअप था, आज फिर दोबारा बैठेंगे, फिर चीज़ें चलेंगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हिडन फैक्टर्स हैं, जो सियासी तौर पे हिडन फैक्टर है, वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे, लेकिन प्रोग्राम में बात करना मुनासिब नहीं है। किया ना तो आपको गलत खबर देने पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप सही बात भी करेंगे, उसको गलत कहा जाएगा। अच्छा, ये तहरीक अदम इत्तेमाद जो है, थोड़ा सा हमारे ना नाजरीन के लिए इसको लेबोरेट दुरे नायाब कर दीजिएगा, और अभी ये जिस ट्रैक पे चल रही है उस बारे में भी कुछ बताइएगा। देखिए, कल जो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं उसका मुश्तरका जो अलामिया जारी हुआ है वो तो खैर एक हिस्सा होता है। जो असल बात होती है, जो असल फैसले होते हैं, वो बात मंत्रियाम पे अभी नहीं लाई जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जरदारी साहब का खुद बैठना, उनका एक्टिव होना और उनकी बात को सारों ने तवज्जो से सुनना और उस पर अमल दरामद करना। हम चीज़ें उस तरफ लेके जा रहे हैं। हो सकता है आज कल के अंदर कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद की तरफ चला जाए। सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, वो मैं चाहूँगा कि कज़ाफ़ी साहब उस पर रोशनी दें कि अगर पंजाब हुकूमत से ये तहरीक अदम एतमाद की तरफ आगाज़ होता है तो फिर देखना ये है कि जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है उसके हक में कौन है। मैं कज़ाफ़ी साहब के हक में हूँ, ये मेरे साथ बैठे मेरे हक में है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा बैड फैक्टर है जिसको डिस्कस करना मेरा ख्याल है कि ज़रूरी भी है। इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता कि क्या जिस भी, चाहे वो वज़ीर आला है, चाहे कोई भी है, जिसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है,
उसके हक में पार्टी के अपने बंदे कितने हैं, उसके साथ खड़े होने वाले लोग कितने हैं, उसकी पॉलिसीज को साथ चलने वाले कितने हैं और उससे नाराज लोग कितने हैं। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि काफी साहब से थोड़ा सा कमेंट दें। देखिए आप एक चीज़ भूल गए हैं दुरे, ना आप भी भूल गई हैं जी। एक इतना अहम पॉइंट, भाई जहांगीर तरीन साहब को आप भूल गए हैं जो शहबाज शरीफ साहब नहीं, मैंने सियासी हिडन फैक्टर का नाम लिया है। नहीं वो तो अच्छा, एक का नाम आपने लिया, एक का नाम अभी भी नहीं ले रहे वो आप। मैं नहीं लूंगा। अच्छा, वो नहीं ले रहे। मैं इसलिए नहीं लूंगा कि अगर ये पीकैट मेरे पे लग गया तो मैं तो सीधा अंदर जाऊंगा भाई। देखिए मैंने हिडन सियासी फैक्टर्स कहा है, एक का आपने नाम ले दिया, एक का भूल रहे हैं। देखिए बहरहाल दुरे ने बात की ना कि हक में है या नहीं है, ये वाकई बहुत तलख हकीकत है कि जो पंजाब हुकूमत के सरबराह हैं उनके साथ कोई भी नहीं है। मसलन अगर हम ये 3 लोग बैठे हैं ना, तो अगर मेरे साथ अना मेरी फेवर कर रही है ना, तो दूरे नया मेरी फेवर नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसा ही है। ये एक चीज़ तो क्लियर है। लेकिन अगर अना भी मेरी फेवर नहीं कर रही तो मैं अकेला हूँ। बज़ाहिर यही फील होगा कि अना फेवर में है और हम तीनों बैठे हैं, बज़ाहिर नहीं लग रहा कि हम तीनों बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस पंजाब हुकूमत के अंदर कि नहीं, और एक हिडन फैक्टर जिसका ये कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, यानी आपका कहना ये साथ बैठे हुए भी फेवर में बिल्कुल नहीं है, ऑनेस्टली फेवर में नहीं है। यानी कि आप ये देखिएगा, अगर पंजाब से ये तहरीक अदम एतमाद का आगाज़ होता है तो ये 98% कामयाब होगी। रीज़न उसकी ये है कि जो अपने लोग हैं वो बुज़दार साहब के साथ नहीं हैं। क्यों नहीं है? मुख्तलिफ उसके फैक्टर्स देखिए माजी में बहुत सारी बात होती है, बहुत सारे वाक़यात हैं और इस पे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी आपने सीटें खींची हुई हैं, बिल्कुल हकदार थे, जो अपनी तरफ से हकदार थे, जो इस सीट पर बैठना चाहते थे, जो सीएम बन के बैठ गए हुए थे वो नहीं बन पाए। अब आप देखें ना, आप ये माजी में क्या कहा करते थे कि मैं एक नारोवाल की मिसाल देता हूँ कि एक वफाकी वज़ीर है, वो कहा करते थे कि नारोवाल जो है वो छोटा सा ज़िला है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज की क्या ज़रूरत है। अब कुछ दिन पहले वहीं पे जाके जलसा कर रहे थे। जी, अब मैं हैरान हूँ कि यार आपके यू टर्न्स तो चले ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहे हैं। इन्होंने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अच्छा जी, फिर छोटे छोटे ज़िलों को एक एमएनए एमपीए को जो फंड्स देते थे उसके लिए बड़ी इनकी प्रायोरिटी सेट होती थी, किसको देना है किसको नहीं देना। अब खुद जलसे करके उन ज़िलों के अंदर, पंजाब के छोटे ज़िलों के अंदर जाके खुद अरबों रुपए के फंड अनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ से पता तो लग रहा है ना कि पंजाब में भी आपके हाथ में तो बहुत सारे लोग साथ नहीं हैं। इसके अंदर एक चीज़ और भी है, अपने लोग तो खिलाफ आए हैं। जो स्टैब्लिशमेंट है वो पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब को ये कह रही थी कि आप पंजाब का जो हाई लेवल है उसको चेंज करें, वहाँ पे कोई और लेके आए। और मैं समझता हूँ ये उनका असूली मौक़िफ़ ठीक है, वो अभी तक इस इंतजामी लिहाज से उनका मौक़िफ़ ठीक, उसके ऊपर वो कायम है। अब देखें ना, बुज़दार साहब को जो है, मैं तो चाहूंगा कि वो 5 साल पूरे करें, मैं इस हक में हूँ, ताकि जो भरम रह गया ना वो भी खत्म हो जाए। भाई वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम लोगों को एंड तक बता दें कि आप देख ले 5 साल तक पूरे। उसकी रीजन ये है, हमारे लोग जिनसे ना बड़े नरम दिल हैं। हाँ। आप उनके साथ जितनी मर्जी ज्यादती कर लें, लेकिन जब आप उसको जबरदस्ती उठा के बाहर फेंकते हैं ना, तो हमदर्दियां लोगों को। शुमरू साहब ने ना बड़ी कोई तल्ख जुमला बोल दिया था, एक बिरयानी की प्लेट पे जो है वो वोट देने वाले लोग हैं। खैर ये तो बहुत उसमें ये भी है ना कि आपने मेरे से बहुत ज्यादा कोई बदतमीजी की, गलत जुबान इस्तेमाल की, जुल्म और ज्यादती की, लेकिन उसके बाद आप मेरे पास आई और आपने मुझसे माजरत कर ली। हाँ। तो मेरा दिल वहीं पिघल जाने के चलो यार एक बंदा आ गया है तो इसको छोड़ दो। हमारे पंजाबियों को ये भी एक मसला है। कामयाब भी हो सकते थे इसमें मैं चूंकि मैं थोड़ा सा इन रहा हूं, बुज़दार साहब कामयाब भी हो सकते थे अगर आप उनको उनके अपने पांव पर खुद खड़ा होने देते। आपने उनको उनके अपने पांव पे खड़ा ही नहीं होने दिया। जब आप पीछे से बैठ के डोरियां हिलाएंगे। अच्छे खासे मासूम थे, उनकी अच्छा, एक वक्त ऐसा आया कि वो दिन में 2-2 दफा इस्लामाबाद जा रहे थे। हाँ। यानी कि हफ्ते में पता लगता था कि लाहौर से ज्यादा हफ्ते में वो इस्लामाबाद ज्यादा बैठते हैं। जब आप उनको बार बार इस तरह करेंगे, फिर एक बंदा उनके सर के ऊपर लाके बैठा देंगे कि भाईजान तुसी जो करना ना, फिर कहते हैं रोटी का नवाला भी खाना था, को पूछ के खाना कि तुसी किस तरह खा रहे हो। तो मेरी बात सुने, किस तरह वो कामयाब होगा। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि आप पंजाब को और वफाक को, इनको जो 6-7 महीने 8 महीने हैं, इनको वो टाइम पूरा कर ले। अच्छा जी, मुझे बट साहब खबर जो है वाइंड अप करनी है, लेकिन मुझे दोनों का एक कमेंट चाहिए। हमने पीडीएम जब स्टार्ट हुई तो देखा बहुत मुतहरिक थी तमाम सियासी जमातें, बाद में सब लोग साइड पे होने लग गए। अब एक बार फिर से सियासी पारा हम देख रहे हैं, सब लोग मुतहरिक हैं, मिलजुल कर दावा कर रहे हैं मुल्क के लिए जो कर रहे हैं। खैर मफादात क्या हैं वो तो एक अलहदा बात है। ऐसा तो नहीं होगा कि थोड़ा सा टाइम गुजरेगा और फिर ये पीडीएम या फिर ये जो जमहूरियत के लिए हमें सब लोग इकट्ठ करते नजर आ रहे हैं फिर अलहदा-अलहदा हो जाएंगे? ये तो होगा। ये देखें,
आप अब ये ना कहा करें कि अवाम की जंग के लिए, वो आपने लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल, अपने मफादात के लिए, अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जब ये वक्त निकल जाएगा तो आप यही स्टेटमेंट्स ये इनको सेव कर लीजिए। ये अब तो खैर ज़माना जदीद हो गया, ये तो 1 मिनट में निकलेगी, फ़ौरन निकले, ये आप चीज़ें रख लें। जब ये निकल जाएंगे उसके बाद आप फिर ये देखिएगा, ये सियासत है, इसके अंदर आप ये ना कहें कि कुछ हरफे आखिर नहीं है। और लास्ट में भी यही हुआ था कि पीपल्स पार्टी ने अपने असूली मौके पे एक सियासी अपना बयान दिया था कि हम ये नहीं चाहते कि धरना हो, बैठें, हम चलेंगे भी आगे चीज़ें सोचेंगे, और वो बिफोर टाइम जो है वो स्टेप बैक कर गए थे। अभी तो चीज़ें बहुत हाथ में हैं। और फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक मुस्लिम लीग काफ और एक आपकी ओपोजिशन में मुस्लिम, ये जो पीपल्स पार्टी है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है, इसको इग्नोर ना करें। और जब तक जरदारी साहब खुद बैठे हैं ना तो गेम ऑन है सियासत की। उसके बाद देखिए इत्तेहादी ना बता रहे हैं कि उन्होंने किधर जाना है। सिंपल बात करूंगा, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी चीजें बता रही कि उन्होंने कहां पे जाना है। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद आपको कहेंगे। ब्रेक के बाद खबर हमारे पास क्या है जी, महंगाई का जिन बेकाबू। अब मुझे नहीं लगता इस बात में खबर रह क्या गई है। हर रोज़ खैर हम अक्सर दुरे नायाब ये डिस्कस करते थे कि माह मुबारक आने से पहले माफिया मुतहरिक हो जाता है। बड़ी ईद आती थी तो आपके मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया, रमज़ान मुबारक आ रहा है, आपके आटा चीनी के रेट्स बढ़ गए हैं। अब तो ये चीज़ें मामूल बन गई हैं, अब तो हम ये भी नहीं कह सकते। चार्ट लगाएं यहाँ पर, और उस चार्ट पे ना उन जो ख़ास तौर पे ना जिस तरह ऑयल है आपका, घी खाने पकाने वाला, दूध है आपका, ये दालें हैं, उनके रेट्स लिखा करें डेट वाइज। और जब ये रिवाइज हो डेट वाइज खुद बढ़ा करें। हाँ। और उसके बाद उसका मुवाजना करें कि बात अब दिनों में नहीं, अब शायद कुछ घंटों में रहने वाली हो गई है महंगाई के हिसाब से। पहले होता ये था कि हर महीने या दूसरे महीने रिवाइज होती थी लिस्ट, डीसी का जो लिस्ट थी वो भी रिवाइज होती थी, लेकिन अब तो अब मुझे लग रहा है कि घंटों बाद रिवाइज किया करेंगे। और ये जिन बेकाबू नहीं है, ये आपकी सुस्ती, लापरवाही और जानबूझ के आंखें जो बंद करके बैठे हैं ना, और काबू ना करने के लिए आप जो उज़र पेश कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट्स नहीं हमारे पास इन्फोर्समेंट नहीं है, हम गली मोहल्लों में जैसे कैसे जाके चेक करें, हम ये चीजें किस तरह करें। अच्छा, ये चीजें तो बाद में आएंगी ना, जो कीमतें बढ़ रही हैं पहले तो वो ही नहीं कंट्रोल ना, बाद में आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि भाई ये आटा बढ़ रहा है, घी बढ़ रहा है, आपके पास ये ऑयल की जो कीमतें जो सारी ऊपर जा रही हैं, भाई कौन सी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये दिनों में रेट्स जो है रिवाइज हो रहे हैं, वो कौन सी चीज़ है जो महंगी हो रही है, वो कौन सी प्रोडक्शन है जो महंगी हो रही है। आप सिर्फ डॉलर या बिजली का रेट ही रिवाइज करते हुए आप किस तरह ये कह सकते हैं। और किसी को मैं तो चाहूँगा कि कोई मिनिस्टर आए आपके पास और संतो तजारत के हवाले से या किसी से, आप सिर्फ उससे ये पूछ लें कि जी आपने कभी इनके मुनाफे का मुवाजना निकाला है कि अगर 1 किलो आटा कोई फ्लोर मिल तैयार कर रही है तो उसमें 1 किलो आटे के पीछे सारे खर्चे निकाल के इनका मुनाफे का मुवाजना किया है। ये मुनाफे का मुवाजना वहीं रखते हैं, और अगर बिजली बढ़ जाती है या आपका कोई डॉलर का इन्फ्लेशन हो जाती है तो ये अपना जो सारा खर्चा है ना उस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन वो जो जेब में अगर फी आपका किलो आटा 2, 4, 5 रुपए मुनाफा अगर पड़ रहा है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो उसको वही बरकरार रखेंगे, उसको नहीं छेड़ते। तो भाई अगर किसी को ये पता ही नहीं कि मुवाजने से क्या ये कम कर रहे हैं। सर ये अभी हमने परसों आसिम रजा साहब को लिया, ग्राइंडिंग चार्जेस वो बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं बिजली महंगी हो रही है, हमें इन चीजों को करना तो पड़ेगा ना कौन सा अपने मुनाफे में क्या कुर्बानी दे रहे हैं, बता देना। अगर ठीक है, अगर उनका एक्सपेंस पहले 1 रुपया था मिसाल के तौर पे, अब उनका एक्सपेंस 2 रुपये हो गया, मुनाफा 1 रुपया था, तो क्या 50 पैसे अपने मुनाफे में भी उन्होंने काटा है? सवाल ही नहीं पैदा और 50 पैसे आवाम पे डाल दें। देखिए मुनाफा तो दूरे कौन छोड़ता है अपना। मैं मिसाल देता हूँ कि आप पेट्रोल पंप पे फ्यूल डलवाने जाएं, आप वहाँ पे फ्यूल डलवाएंगे ना, तो जब 98 या 97 पे वो जाएगा ना, वो वहाँ पे क्लोज कर देगा और वो आपसे चार्ज लेगा पूरे 1 लीटर के। आप उसको जब कहेंगे ना कि यार 1 लीटर पूरा कर, वो कहेगा कि नहीं 1 लीटर ऊपर करूंगा तो पॉइंट ऊपर हो जाएगा। तो आप उसको कहेंगे ना भाई पैसे तो तू लीटर के ले रहा है, कहता जी हम इसको नहीं छोड़ सकते, हम क्या करें, आप 100 रुपये का पूरा डलवा लिया करें। अब देखिए वो मुनाफा नहीं अपना छोड़ रहा, मुनाफा भी नहीं छोड़ रहा, और वो जो नीचे उसके 3 पॉइंट वो माइनस कर रहा है, उसके पैसे भी उसकी पॉकेट में जा रहे हैं, वो बेशक 25 पैसे हो हर लीटर के ऊपर। अब आप एक अगर फ्यूल पेट्रोल पंप से 100 लीटर का रोजाना जाता है तो आप उसका खुद कैलकुलेट कर लें कि कितने पैसे बन जाएंगे वो पॉइंट के हिसाब से। तो उसकी अपनी पॉकेट में जा रहे हैं ना मालिक। मुनाफा जो है वो मालदार कभी नहीं छेड़ता। मैं तो ढूंढ रहा हूँ जी उन 4 मिनिस्टर्स को जिनकी एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई थी, नाम मैं नहीं लेता हूँ, MEP का एक्ट मेरे बार मीटिंग भी नहीं हुई उसके बाद। हाँ,
वो पीकैक ना एकदम मेरे सामने आ टाइगर जाता है। फोर्स आपकी आई थी, पता नहीं कहाँ चले गई, जिसे कंट्रोल करना वो था। टाइगर्स को लगता है पर लग गए हैं और वो उड़ गए। किसने कहा आपको पर लगे हैं? भाई वो पर नहीं लगे हैं, वो पिंजरे के अंदर कैद हो गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि इस पिंजरे का दरवाज़ा कैसे खोला जाए। एक तो मैं उन 4 मिनिस्टर्स को ढूंढ रहा हूँ कि वो कब मिलेंगे। दूसरा, आपने स्टार्ट में खबर अभी जाके शायद आपने आगे डिस्कस करनी कि बाहर से बैठे माफिया जो है यहाँ पे क्राइम, ओ भाई वो तो बाहर से बैठे हुए, जो आपके अंदर बैठे हुए, आप उनको नहीं पकड़ सकते, उनको कैसे उनको पकड़ तो के खुद लाएंगे? सपोर्ट कर रहे हैं, बट साहब कौन पकड़ेगा, मुझे ब्रेक का अच्छा, कहा जा रहा है। हाँ जी। आजकल तो हमजा शहबाज शरीफ साहब भी सियासत में मसरूफ हैं। मुर्गी का रेट कौन कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल। ये भी पूछ ले इनसे। बिल्कुल। अब तो वो फैक्टर भी उनको नहीं तो है, पेशियों से फुर्सत नहीं उनको तो मिल रही पेशियों है, से तो फुर्सत- उन्होंने रेट कहाँ से बढ़ाने हैं। अब तो हर बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। और जो लेकिन- फुर्सत का वक्त होता है वो गुनगुना देते लेकिन हैं। अगर आप जवाब मांगेंगे, सही बात पूछेंगे, तो फिर उसके लिए ये भी कह दिया गया है कि जी आपको आपकी पकड़ भी हो सकती है। पीकैक मैंने कहा आपकी नहीं पकड़ भी हो सकती भूलना है। नहीं पीकैक को आपने। खैर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हुकूमत का 50 साला तामीराती प्लान, नशे से छुटकारे के लिए शहर में सेंटर बनेगा फाइनली। बट साहब क्या कहेंगे? ये आपने ना अब भट्ट साहब भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, और हम दोनों को पता है हम क्यों हंस रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता हम क्यों हंस रहे हैं। बहरहाल नहीं, लोग बड़े स्मार्ट हैं। मैं पहुंच गई हूँ, आप जिस बात से मैं पहुंच गई हूँ वहाँ तक। देखिए 50 यहाँ पे आज से 5 साला प्लान जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। हाँ। आपने दाता दरबार का जो वो 50 साला प्लान जो है वो प्रूव कर लिया, और 50 साल के अंदर ये कुछ होगा। क्या आपको इस बात का यकीन है कि जो आप प्लान बना रहे हैं वो बनाने वाले यहाँ पे मौजूद रहेंगे? पहली बात ये हकीकत जो, फिर जो आप प्लान बना के जाएंगे उसके अंदर तब्दीली कोई नहीं करेगा। हाँ। क्या इस बात का भी कोई आपने वो सद्देबाब किया है कि आप करेंगे? प्लान तो बड़े बड़े अच्छे हैं, प्लान तो इस हुकूमत के भी बड़े अच्छे थे कि हम नौकरियां देंगे, बाहर से लोग आएंगे, 50 लाख घर, 50 लाख घर मिलेंगे, और पता नहीं क्या 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 क्या, वो भी बड़े जबरदस्त किस्म के थे, और वो 5 साल के अंदर पूरे होने थे। कुजा यहाँ पे 50 साल। हाँ। यार किसके साथ मजाक पता नहीं, कर रहे इतनी जिंदगी है भी नहीं हमारी। मैंने आज वही हम खबर पता पढ़े। नहीं ग्लोबली जो इतनी चेंजेस आ रही हैं, पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची सही हो। कहा। दुनिया भी मौजूद है या नहीं है 50 साल के बिल्कुल इस सही कहा अरसे के दौरान? यानी कि ये लेकिन ईमानदारी उम्मीद वाली रखे, घबराना नहीं आपने। 50 साल का प्लान अच्छा खासा ईमानदारी है। वाली सकता है। बात है, ये जोक ऑफ द डे न्यूज़ है ऑनेस्टली। हो सकता है बट साहब उन्होंने नासा से कोई मुशावरत की हो कि दुनिया खड़ी है काई में, तो हम भी 50 साल की बात नासा देते को हैं। अपना पता है। अच्छा, नासा इतना तो नासा भी नहीं प्रेडिक्ट करता कि अगले 50 साल बाद क्या हो जाएगा। सही बात है। कमाल, यानी कि 50 साल का प्लान कर दिया है। नशे वाला जो है वो आप रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएंगे। भाई जो ऑलरेडी पहले नशे वाले लोग हैं वो नहर पे चले जाए, कितने बेचारे फिर रहे होते हैं। सही बात है। कितने फिर रहे होते हैं बेचारे। आपने वहाँ पे वो डॉल्फिन वाले भी भेजे, पुलिस वाले भी भेजे, कोई उनको आप उठा अच्छा, के अब भी मैं लाए ना इसका एक और भी एक पर्सपेक्टिव सॉरी मैं बताना चाहता हूँ कि आप नशे वाले लोगों को तब छुटकारा दिलाएं जब आप इस चीज़ को मुकाएं कि वो नशे में गए क्यों। नेटवर्क आपने देखना ना, पीछे बैकग्राउंड क्या है। नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुर्बत की वजह से लोग नशा करना शुरू करते हैं, बेरोजगारी की वजह से नशा करना शुरू करते हैं, घर में परेशानियां, माँ बाप का इलाज नहीं है, बीवी बच्चों के लिए खाना नहीं है, आपके पास अद्वियात नहीं है, आपके इतने मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, किसकी माँ बहन के साथ क्या ज्यादती हो गई बेचारों के साथ, कौन कहाँ चला गया, किसके साथ कोई, मतलब कि मैं ऐसी 10,000 किस्म की चीज़ें बता सकता हूँ जिसकी वजह से लोग नशे में चले जाते हैं। लोग पहले डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में नशे में चले आप जाते हैं। 2-3 नशे भूल गए हैं, इक़्तिदार का नशा, ताकत का नशा है, वो ये आप क्यों भूल गए? वो तो वो देखिए, जिनके पास है वो नशा वो खूब तो एंजॉय देखिए कर मैं रहे हैं इसलिए फिलहाल। यकीन रखता हूँ कि जो लाते हैं बिठाते हैं वो उतार भी देते हैं, सही चाहे है। वो अल्लाह की ज़ात है सबसे बड़ी, उसके बाद तो बाकी चीज़ें बाद में फैक्टर काउंट होता है। तो ये इक़्तिदार का नशा, ताकत का नशा, ये तो खैर अल्लाह ताला ने जब जहाँ लिखा है ये उतर लेकिन जाना है। बहरहाल ये और जो एक चीज याद रखनी चाहिए, हर अरूज को जवाल भी हाँ, होता है। अब ये नशे पे लाने वाले फैक्टर्स को आपने काबू नहीं किया, आपने जो नशे में लोग आ गए आपने उसका तदारक नहीं किया, लोगों के जो नशे प्रोवाइडर हैं उनका आपने नेटवर्क नहीं तोड़ा, लेकिन 50 साल तक आप नशे में इलाज जरूर सब कुछ करना है, और 50 साल का प्लान, क्योंकि उनको पता है कि इसमें तो तब्दीली अच्छा, आएगी। अब जो नशा करने वाला है उसको भी सुकून दे दिया कि 50 साल करते रहो, हाँ। हम संभाल लेंगे, ठीक है, तुम्हारे में 50 साल नशा करने की पूरी कैपेबिलिटी अच्छा, असल में आप ये देखें कि इस 50 साला तामीराती प्लान के अंदर ये खाएंगे कितना।
हाँ। 8 करोड़ पे आपने सिर्फ कॉम्प्लेक्स का जो डिजाइन बनाना उसके ऊपर बट आपने साहब 8 ये करोड़ पेपर दिया वर्किंग है। में ही अच्छा खासा लोग ये मालूम वही करते कह रहा हैं। हूं ना, वही आठ कह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि 8 आपने करोड़ में सिर्फ- कॉम्प्लेक्स खड़ा हो जाएगा? मैं आप तो कहाँ परेशान बैठी हैं? सर डिजाइन, सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए 8 करोड़ पे की आपने मंजूरी दी है। 8 करोड़ कंसल्टेंट पे रखना में। है भारी रकम पे, आपने फिजिबिलिटी बनानी है, डिज़ाइन बनाने, कलरफुल, खूबसूरत, उसकी आर्क्स होंगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत चिलमने होंगी, पता आपने नहीं तो क्या मुझे क्या होगा। परेशान करके रख रही है। आयशा कह रही है ब्रेक ले लो, सोचिए क्या हो रहा है जी। खैर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम 50 साल प्लान पे बात कर रहे थे, जिस पर कुछ बात बाकी रह गई थी। दुरे नायाब, आप कुछ कहना चाह रहे देखिए, थे? मैं तो ये कह रहा था कि अभी सिर्फ कागजी कार्रवाई है और उस पर 8 करोड़ पे खर्च आ रहे हैं, और अगर ये प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो गया तो 50 साल तक इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने पे मेरा ख्याल है आधा पंजाब का खजाना तो खाली हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई और मंसूबा शुरू भी हो पाएगा। मेरा ख्याल है कि सारे रोल बैक हो जाएंगे। ये जितना आपका एलिवेटेड है, आपकी पर्पल लाइन है, ग्रीन लाइन है, आपकी जो ट्राम चलनी है नहर पे, ये सारे तो मेरा ख्याल है इसी मंसूबे को भरते हुए खत्म हो जाएंगे और सारे फंड्स यहाँ अच्छा, पे मुझे यूज हो लगता है जाएंगे। इनको आइडिया है कि सारे लोगों ने इसी ट्रैक पे चल जाना, नशे के आदी हो जाना, तो 50 साल का प्रोग्राम वैसे है। ये मेरी बात बड़ा सुने, important मैं है। आप- बहुत वजन है आपकी बात मैं में। आप दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप बार बार एक चीज भूल रहे हैं। आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना, अगर पीका एक्ट लग गया तो आपको छुड़ाने किसी ने नहीं ऐसा आना। मैं तो जब आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मैं पूछने वाली थी नहीं, इसमें अगर तो कोई हंसने डरने में भी की बात पीका है, है, घबराने की। अच्छा बरसे से पूछ लेते पीका एक्ट की डेफिनेशन इन्होंने आज अब तक क्या समझी है? देखिए सिंपल बात है ना, आप हंस सकते हैं तब भी आपको लग जाएगा। अभी जो मैं हंस रहा हूँ मुझे अब डर लग रहा है आपकी कि पकड़ होने मैं वाली पीका- ना आप रो सकते हैं। अगर आप रोएंगे, और घबराना तो आपने बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप हंसे नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे भी नहीं कर रहा हूँ। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि घबराना नहीं। अगर आप घबराए तो देखें ये प्राइम मिनिस्टर ना साहब का घबराना है, ना मुस्कुराना है, ना कुछ बोलना है, बस नशे के आदी बनना है। 50 साल नहीं, हम ये ओपोजिशन फिर में आप- तनकीद फिर कर आप- सकते फिर आप- हैं, हैं? ओपोजिशन में तनकीद कर सकते हैं। हाँ, अपोजिशन पे आप तनकीद कर सकते Important point ऑपोजिशन है पे आप Important हैं। अपोजिशन के खिलाफ आप जो मर्जी कहें, क्या आपको तो- सहाफत के नए असूल हम बना पीका रहे हैं। एक्ट नहीं खैर, लगेगा। टाइम बहुत कम है बट साहब और दुरे ने आप, थैंक यू सो मच। नाज़रीन ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं वो लोग जो कि प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने कहीं सफ़र के लिए जाना है, कोई बिजनेस मीटिंग या फिर कोई जॉब के सिलसिले में। कौन कौन से ममालिक ऐसे हैं, बैरून ममालिक, जहाँ पर कोविड की वजह से जो सख्तियाँ थी उनमें कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, टिकट्स जो हैं वो मुनासिब हुई हैं, फेयर के हिसाब से लोग परेशान रहते थे, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, अब आप वेदर चेंज भी हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें जो हैं आप प्लान कर सकते हैं अगर आपने बैरून मुल्क का प्लान बनाना है, तो ये हमें बताएंगे जी। नवीद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हेड ऑफ ट्रैवल 92 हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं ऑफ कैमरा नवीद साहब से पूछ रही थी आप खुद कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वो नवीद साहब ने कहा कि जी काम के सिलसिले में तो आना जाना लगा ही रहता है। अब वो लोग जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या आप खुशखबरी देना चाहेंगे, किधर जाना आसान हो सकता है? जी बिल्कुल, फाइनली अब काफ़ी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं ट्रैवल में। जैसे कि लोग यूएई में बहुत ट्रैवल करते हैं, कल उन्होंने एक रैपिड टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी है अपनी, जो कि लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम थी कि जी आप 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपको एक बहुत दूसरा मुश्किल टेस्ट करवाना थी, पड़ता है, exactly। तो यूएई ने वो ख़त्म कर दिया है, जिससे यानी आपने जाने से पहले भी एयरपोर्ट आपके पास टेस्ट होना चाहिए था, Exactly। रिपोर्ट उसकी, और फिर आपका एयरपोर्ट पे दोबारा जो जी, होता था उसकी पहले शर्त आप एक खत्म टेस्ट की गई। करवाते थे विद इन 48 आवर्स में, Exactly। और सेकंड आपको टेस्ट करवाना पड़ता था एयरपोर्ट पहुंच के, जो कि आपको एटलीस्ट कोई 5 आवर्स पहले जाना पड़ता है। 5 घंटे एयरपोर्ट पे बैठना भी एक काम है, और आपको रिपोर्ट का वेट करना पड़ता रिपोर्ट का था। वेट करना पड़ता है कि अब ये नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। अगर पॉजिटिव खुदा ना हंसता आती है तो तलवार सारा लटक रही आपका होती है आपके प्लान सर पे। खराब हो जाता है, आपके Exactly। होटल्स हुए होते हैं, आपकी टिकट्स कंफर्म होती हैं, आपके प्लान सारे फाइनल्स होते हैं, बिल्कुल। तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम उसमें होती है, तो फाइनली उन्होंने ख़त्म कर दिया और शायद। कुछ जो हमारे लोग सफ़र करते हैं उनका ये हुआ भी होगा कि रिपोर्ट जो करा के जाते हैं 48 घंटे पहले वो नेगेटिव होगी, एयरपोर्ट वाली पॉजिटिव आ जाती है। देखिए ये बहुत से लोगों के साथ होता था। हाँ, अब जो बहुत एक है। फैमिली ट्रैवल कर रही है जिसमें 4 से 5 लोग हैं, अगर एक का भी पॉजिटिव आ गया है तो वो सभी रुक गए जाने से, सही सबका बात है। प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये Exactly। काफ़ी ज़्यादा रेशो इसकी हाई थी एयरपोर्ट पर, मगर अब शुक्र है कि अब इसकी रेशो भी कम होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान में भी अब देखें डेली वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डाउन बेहतर हो रही है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में भी अब ट्रैवल जो है ना, देखिए पाबंदियाँ ख़त्म होती जा रही हैं, लोगों ने उसके साथ जब जीना सीख लिया है
यूके ने टोटल अपने सभी ओपन कर दिए हैं। यूरोप में कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनमें कुछ अभी तक उसके प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं, अदरवाइज प्रोटोकॉल तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एसओपीज वही हैं, SOPs हर बिल्कुल। जगह पे वही हैं। आप दुनिया के अब किसी कोने में भी चले जाएं, जो प्रोटोकॉल सेट कर दिए गए हैं उसके अलावा कुछ नया और नहीं ट्रैवल है। में आसानी भी उसी के लिए होगी जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा। बिल्कुल, जो उसको फॉलो नहीं कर रहा उसके लिए प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे भी हैं, वो बाहर भी हैं, उसके लिए रेगुलेशन है उनको आप फॉलो नहीं करेंगे, आपको जगह जगह रोका भी जाएगा, आपसे सवालात भी पूछे जाएंगे, परेशानी आपके लिए ये। बिल्कुल। तो अब जैसे देखिए ट्रैवल अब स्टार्ट ज़्यादा होना शुरू हो गया है, क्योंकि विंटर्स ख़त्म हो गया है, समर जो अब आ रहा है। हाँ। तो उसमें लोग जो ये मार्च वाला मंथ होता है ना, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं इन ममालिक में जिनमें आपको वेदर बड़ा प्लेजेंट वेदर आपको मिलता है। यूएई में होता है, अब टर्की भी लोग काफ़ी जा रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली इन्होंने बाकू ओपन कर दी है, बाकू के लिए काफ़ी ट्रैवलिंग थी लोगों की। अब बाकू ओपन हो रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं, तो इसमें अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कुछ देखने वालों को इन्फॉर्मेशन देखिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अच्छे आपको जो नेचुरल व्यू वो मिलता है वहाँ पर। अच्छा, बाकू में वेदर बड़ा अच्छा होता है वहाँ पर, और फिर वो रहने के लिए भी इकोनॉमिकल है काफ़ी ज़्यादा। होटल्स उसके इकोनॉमिकल है, बेसिकली कंसर्न ये होता है ओवरऑल जो है वो पैकेज आपको सस्ता मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है। ट्रैवलिंग में टिकट्स भी उसकी नॉर्मल आपको मतलब बहुत महंगी नहीं है, तो बाकू एक अच्छी जगह है वैसे भी ट्रैवल करने के लिए। चलें जी, आप प्लान कर सकते हैं। तमाम पाबंदियां जो हैं उनमें अब खत्म तो नहीं, लेकिन ईज आउट किया गया है। अच्छा जी, आपने जो टेस्ट कराना है 48 घंटे पहले, वो तो हर जगह पर पाबंदी है कि वो आपने करवाना ही करवाना है, तो वो सब लोग करवा के जाएं। बिल्कुल, विद इन 48 आवर्स आपने कहीं भी जाना है। एक्चुअली ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये जो कि बड़ी अच्छी बात है। अब जैसे यूके में आने के लिए उन्होंने कहा कि आपको किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। यूके में आप विदाउट टेस्ट एंटर हो सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट है, फुली वैक्सीनेटेड हैं आप, और उन्हें कोई अच्छा प्रॉब्लम नवीद नहीं है। साहब, वैक्सीनेशन जैसे लेट्स सपोज मैं तो करा चुकी हूँ, और अगर अब मुझे बैरून मुल्क सफर करना है तो मेरा कितना गैप होना चाहिए बूस्टर के लिए? क्या उसके लिए क्या शराइत रखी गई? देखिए कुछ ममालिक के लिए बूस्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है, उनके लिए आपने बूस्टर लगवाने के बाद 14 डेज के बाद ट्रैवल करना है आपने। ठीक है। आप बूस्टर लगवाने के फौरी बाद ट्रैवल नहीं कर हाँ, ये सकते, बहुत information दूसरे तीसरे लोगों के चौथे लिए दिन ट्रैवल नहीं आप helpful कर सकते। ठीक है। आफ्टर 14 डेज आप जा सकते हैं कहीं पर भी उसके बाद से। ठीक है, यानी आपने बूस्टर लगवानी है, 14 दिन का आपने गैप देखना है, उसके बाद आप कहीं और जा बूस्टर सकते की भी जो शराइत आई थी वो ज़्यादा इसके लिए थी, सऊदी अरब के लिए आई थी। सऊदी अरब ने कहा था कि अगर आपने आना तो आप बूस्टर, अगर आपने उनकी वो वाली वैक्सीन नहीं लगवाई जो वो अलाउ कर रहे हैं, तो फिर आप बूस्टर लगवा के आए, फाइजर का या इसका मॉडर्ना वगैरह का। बिल्कुल। अच्छा जी, उम्रा ज़ायरीन के लिए कुछ स्पेशल पाबंदियां या कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं? उम्रा ज़ायरीन के लिए 3 कैटेगरीज की हैं चीज़ें यहाँ पर। एक तो यहाँ से जो पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, उनको 5 डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन जो है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नॉर्मल हर वैक्सीन लगवाई हुई है, कंप्लीट फुली वैक्सीनेटेड है, उनको करना पड़ेगा। अच्छा, जिन्होंने सऊदी अरब से एक डोज लगवाई हुई है और दूसरी कहीं और से लगी हुई है उनके लिए 3 दिन है वहाँ पर। और जिसने सऊदी अरब से दोनों डोज उसके सऊदी अरब से लगी हुई है, डबल डोजेज वो वहीं से हुए हैं, उनके लिए कोई नहीं है, वो विदाउट उसके जो है कि वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ क्या वैक्सीनेशन कोई चेंज लगाई जा रही है जिसकी वजह से ये रखी बस वो जो उनके पास भी वही लग रही थी, फाइजर मॉडर्ना, और उसी के साथ वो भी कर रहे थे, मगर वो कह रहे जो हमारे पास लगी हुई है उसके लिए। लेकिन चलें जी, रूल्स हैं, आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। जिन लोगों का प्लान है उम्रे का, उनके लिए भी हमने बता दिया है। इसके अलावा हमने ये भी जिक्र कर लिया कहाँ कहाँ पर आप जाते हैं। टर्की का आपने जिक्र किया, तो वो लोग जो कि जाना चाहते हैं, पैकेज नॉर्मल हैं लोग, मतलब टर्की के बड़े अच्छे पैकेज होते हैं। पैकेज टर्की के बड़े जो है ना वो अफोर्डेबल होते हैं लोगों के लिए, कि आप 150-160 में वहाँ 1000 में आप टिकट और होटल्स के साथ वहाँ पर 7-8 डेज रह के आ जाते हैं। ये ग्रुप की सूरत में लोग जाते हैं, वो काफ़ी चीपेस्ट होते हैं उनके पैकेज। अदरवाइज जो सिंगल भी जाते हैं, अपना कंपेनियन में डबल 2-3 लोग जा रहे हैं, उनको भी 200 में आपके बेहतरीन अच्छा सर आपका ट्रैवल हो जाता है। 7-8 डेज में आप 3-4 सिटीज़ वहाँ पे विजिट कर लेते हैं। सही, तो ये अच्छी ऑप्शन होती है ये काफ़ी लोगों के लिए। अच्छी ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे माह रमज़ान आ रहा है, तो कुछ चीज़ें उसमें होता है कि ट्रैवल लोगों का कम हो जाता है या फिर ज़्यादा होता है? देखिए ट्रैवल जो रमज़ान में होता है, रमज़ान में ज़्यादा ट्रैवल आने वाले लोगों का होता है। अच्छा। ईद के लिए लोग अपने कंट्री में वापस आ रहे होते हैं, तकरीबन सभी, तो आने का बहुत रश होता है रमज़ान में। तो लोगों से हम पहले यही कहते हैं, जिन्होंने रमज़ान में प्लान लोगों का होता है कि हमने रमज़ान पाकिस्तान में करना है, जाके अपने कंट्री में करना है, तो वो एटलीस्ट 1-2 माह पहले टिकट परचेज कर लिया करें। अदरवाइज उन्हें बहुत क्लोज जब वो टिकट लेने जाते हैं तो उन्हें डबल रेट पर टिकट मिल रही होती है, और मिलना भी मुश्किल हो जाती है, मिलना भी बहुत मुश्किल होती है, आपको चाहिए होती है वो मिलती नहीं है, और पहले बुकिंग मैक्सिमम मिनिमम
मैक्सिमम कितना टाइम आप सजेस्ट करते हैं, कितना टाइम पहले बुकिंग मैं करा उन्हें कहता हूँ जी 1 मंथ बिफोर वो करवा लिया करें कम ठीक से है, कम। ठीक है। चलें जी, ये अगर आपने आना है अपने मुल्क वापस, तो जहाँ कहीं से भी आपने आना है, ये सजेशन है आपके लिए कि आप पहले बुकिंग करा लेंगे तो आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, आप आसानी से आ सकेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, हमने ये भी पैकेजेस भी डिस्कस कर लिए, अब मैं ख़ास तौर पे ट्रैवल 92 जो है माशाल्लाह से ज़बरदस्त कारकर्दगी के साथ जितने भी लोग सफ़र करते हैं बैरून मुल्क, जैसे हमने कोविड में देखा कि हर तरह से उनको गाइड किया गया, क्या समझते हैं स्पेशलिटी क्या है, किस तरह से जो लोग आपके पास आते हैं उनको गाइड किया जाता है, वहाँ पहुँचने तक तमाम उनकी सहूलियात का ख्याल रखा जाता है? देखिए, आपको बड़ा कमिटेड रहना पड़ता है अपने क्लाइंट के साथ, आपको हर वक्त उनको गाइड करने के लिए टच रहना पड़ता है उनके साथ, आपको उनकी फ़्लाइट्स का आइडिया होना चाहिए कि उनकी फ़्लाइट्स ऑन टाइम जा रही हैं, ये नहीं कि आपने सजेस्ट टिकट इशू करके उन्हें दे दी और उसके बाद आप फ्री हैं। हाँ। आपको हर वक्त चेक करना पड़ेगा कि वो जहाँ पहुँच रहे हैं वो टाइमली फ़्लाइट जा रही है, उनके होटल्स कंफर्म हैं, उनके वीज़ाज़ में कोई इशू नहीं है, उनकी वैक्सीनेशन आपको चेक करनी पड़ती है, आपको टोटल आप गाइड करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल 92 अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि उसका नाम अच्छा है मार्केट में सभी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, लोग ना पूछते रहते हैं कि कंपैरिजन करते हैं कि फेयर कहाँ पर कम होगा, कौन सी ट्रैवल एजेंसी क्या नया पैकेज दे रही है, वो है ना कि आप लोगों को कुछ अट्रैक्शन के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हम लोग जहाँ कहीं पे भी जाएं, सेल अंदर हो ना हो, बस बाहर अब बोर्ड यही देके चलता चले है जाते एग्जैक्टली। अब आपको इस अट्रैक्शंस देनी पड़ती हैं, हाँ। मुख्तलिफ पैकेजेस आपको अपना जो लॉन्च करने पड़ते हैं, और इसकी रीज़न ये होती है कि लोग इसी पे प्रेफर अप करते हैं, लोग कंपैरिजन करते हैं 3 से 4 चीज़ों का कि अगर मैंने ABC किसी जगह पे जाना है तो वहाँ पे मुझे कौन सा ट्रैवल सूट कर रहा है, एयरलाइंस कौन सी सूट कर रही है और मुझे पैकेज कौन से अच्छे दे रहे हैं। तो ये जो है, अगर आप लोग कुछ ज़बरदस्त पैकेज चाहते हैं तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं ट्रैवल 92 से। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के हवाले से कुछ SOPs, और कुछ लोग कहते हैं टिकट्स भी कंपैरेटिवली इतना डिफरेंस नहीं होता, क्यों ऐसा होता है? डोमेस्टिक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बड़ी मुझे लगता है कि जैसे मिसमैनेजमेंट होती है ये गवर्नमेंट की तरफ से, उनको चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। आज अगर किसी ने कराची से लाहौर आना, मैं चेक कर रहा था, अगर आज जो भी अगर इमरजेंसी में आएगा, 40,000 की टिकट है आज, 1 वे कराची से लाहौर के लिए। अंदाजा करें आप। कल भी कोई, मैं अभी कल का भी चेक किया मैंने, आपने दुबई की रिटर्न टिकट बताई मैं है। वही 50-60 की आपको दुबई की रिटर्न टिकट मिलेगा। कराची से 1 वे, कराची से 1 वे किसी बंदे ने आ जाना है तो 40,000 में वो आएगा। कल किसी ने आना, मैं चेक कर, अभी मैंने जस्ट चेक किया, 33-34,000 की टिकट है। अच्छा, ये पहले अगर बुकिंग करा लें तब भी? अगर आप इसको कोई एटलीस्ट 1 वीक बिफोर करवा लें तो आपको 17-18,000 की मिलती है टिकट। ठीक है। मगर फिर भी आप देखें कि बहुत ज़्यादा ये कॉस्ट है, जो कितनी होनी नहीं चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे आप सोचें, इंटरनेशनली अगर आप जैसे दुबई ट्रैवल कर रहे हैं, किसी और जगह कर रहे हैं, तो आपको 50-60,000 की टिकट मिल जाती है। यहाँ पे आप लोकल पाकिस्तान में टिकट जो है 40,000 की ले रहे हैं, 50,000 की ले रहे हैं कम से कम। क्या रीजन है, क्यों, मतलब कोई वजह तो होगी? ये एयरलाइंस ने एक्चुअली रखी हुई चीज़ें कि जी हमने पहली जो सीट्स हैं हमारी 40-50 हमने इतनी की सेल करनी है, जाते जाते इनका जो एवरेज है वो इतनी हाई हो जाती है। अब जो मजबूरी वाला बंदा लास्ट डे में ट्रैवल करेगा वो मजबूरी वाला ही होगा, उसकी कोई इमरजेंसी है, कोई इश्यूज़ हैं उसके, किसी दूसरे सिटीज़ में लाहौर आना है, उसने कराची जाना है, तो उसको इतनी महंगी टिकट मिलती है। ये हमने हर दफ़ा यही अपील करते हैं, इल्तिजा करते हैं हम इनसे, हुकूमत से, कि एटलीस्ट इस पे कम से कम थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जेबों पे डाका मारने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको इन्होंने वैसे कभी भी नहीं करते, कर देते हैं, कुछ कम भी कर देते हैं, मगर फिर उसी तरह से। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फोकस रहता है टूरिज्म के हवाले से, और हमने देखा कि नई नई फ्लाइट्स भी बहुत सारे लोगों ने रुक किया जाने का, उसमें क्या अट्रैक्शन है हमारे, अगर हम देखें नॉर्दर्न एरियाज की तरफ? अगर अच्छा, ये वाहिद एक अच्छी चीज़ थी लास्ट ईयर में, जो नॉर्दर्न एरिया उन्होंने काफ़ी फ़्लाइट चला दी थी। गिलगित स्कर्दू के लिए लाहौर से चला दी थी, मतलब सियालकोट से भी जाना शुरू हो गई थी फ्लाइट। पहले सिर्फ ये फ्लाइट इस्लामाबाद से जाती थी। जब देखती थी सारे हमारे जो फ्रेंड सर्कल में लोग जा रहे हैं, एग्जैक्टली, और इतने मुश्किल रास्तों से गुजर के जाना पड़ता था, आप बाय एयर जा रहे हैं सुकून से। ये ट्रैवल हुआ भी बहुत है, रिकॉर्ड इसके टूट गए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि कोविड ने तमाम दुनिया को बंद कर दिया था। 2019 में 20 में तो पूरी दुनिया बंद थी, तो लोगों ने फिर जो एग्जॉस्ट हो गए थे घर बैठ बैठ के कहाँ निकले, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था इनका कि इन्होंने ये फ्लाइट स्टार्ट की, और ये अब चलता रहेगा। इसको मजीद इन्हें बेहतर करने की जरूरत है, सिर्फ ऐलानात करने से कुछ नहीं होगा, इसको मजीद बेहतर करें, टूरिज्म बढ़ाएं पाकिस्तान में। ज्यादा लोग जाना चाह रहे हैं, उसमें जितनी आप आसानी पैदा करेंगे, जितनी अट्रैक्शन पैदा करेंगे, उतने लोग। और देखिए दुनिया में जो कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो टूरिज्म पे चलते हैं, आप यूएई की मिसाल ले लें, आप यूरोप ले लें पूरा, बिल्कुल सही कहा, ये सब भी टूरिज्म पे ही हैं। थाईलैंड, बाकू,
श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब टूरिज्म पे चल रहे हैं और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए इस तरह से। आसानियाँ उतनी पैदा की जाती हैं बिल्कुल पैसेंजर्स के लिए कि उनको उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, वहाँ पर किया जाता है, तो आसानी से वो लोग जा सकते हैं और अच्छा खासा बिजनेस भी कर लेते हैं। खैर प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पर फोकस करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिर मजीद जो है वो राहें हमवार करने की ज़रूरत होगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें इन चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा इन जगहों की तरफ जाएं, बिजनेस भी अच्छा होगा, लोगों को भी सुकून मिलेगा और लोग घबराएंगे भी नहीं। थैंक यू सो मच नबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्रेलर तो आप देख चुके हैं। अब ये जो ट्रेलर आपने देखा ये है जी फिल्म छूले आसमान का, जो कि 25 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनने जा रही है। तो इस फिल्म के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली इसका आइडिया क्या था और इसकी कास्ट से मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। असल में इसके अंदर छुपे मैसेज को भी हम जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान बैठे हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। मरकज़ी किरदार हैं जी उस्मान राज और इसके साथ साथ प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है जी इरी जवान। हमारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चले? देखिए हमारे हाल, हम फिट हैं, बिल्कुल फिट लग रहे हैं और खासे आप एक्साइटेड भी लग रहे हैं। खैर ट्रेलर मैंने देखा, बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है आइडिया बेसिकली क्या है इस मूवी का? ये आइडिया है जी, हम चाहते हैं कि हमारी यूथ जो है वो मोटिवेशन पकड़े, वो कोई जज्बा पकड़े, वो कोई पैशन पकड़े और किसी एक प्लेटफॉर्म को सही यूज़ करते हुए दुनिया को फतह कर ले। ये है इसका बेसिक आइडिया। इसमें आपको एक तो रोमांस नज़र आएगा, लेकिन वो एक और तरह का होगा। इसमें आपको कॉमेडी नज़र आएगी, लेकिन वो मकसद वाली कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी है। उसमें स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं होंगी। वो इतनी मज़ेदार सिचुएशंस हैं कि आपको फील होगा। स्टोरी जिसने लिखी है खावर तौसीफ मलिक उनका नाम है, वो स्टोरी इस तरह से लिखी है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड वो कनेक्टेड है, कोई भी चीज आउट ऑफ द वे नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत गहरी बात लिंक करी आपस में चीजें। फिलर्स नहीं है। हाँ। एक भी शॉट, यानी देखने वाला जो सिनेमा जाएगा वो यहाँ वहां नहीं ढूंढेगा कि कहाँ से स्टोरी शुरू हुई। वो जब देखना शुरू करेगा तो फिर वो साथ वाले की बात भी नहीं सुनेगा, पॉपकॉर्न भी नहीं खाएगा, कुछ कोई ये तो अब ना कि एंजॉय बंदा ऐसे ही मूवी देखते हुए करता है, पॉपकॉर्न खाने पर नहीं खाएगा जब इंटरवल आएगा। लेकिन चूंकि मैसेज है। हाँ। देखिए जब आप कोई चीज खाते हैं ना तो आप इसका मतलब यह है कि आप उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे। हाँ। आप कहीं और देख रहे हैं। ये कंटेंट बेस्ड फिल्म है। हाँ। पाकिस्तान की पहली कंटेंट पर मबनी फिल्म, हम इसका बार बार ये जिक्र कर रहे हैं। ये करोड़ों अरबों डॉलर्स के बजट की फिल्म नहीं है। ये मकसद पर बनी हुई कंटेंट पर मबनी एक फिल्म है। अर्थक्वेक के बारे में आप इसमें देखेंगे, हमने अर्थक्वेक को भी इसमें किया हुआ है क्योंकि स्टोरी अर्थक्वेक उसके अराउंड वो घूमती है। तो ये कहानी जो है ये यूथ को जो मसाइल हैं, जो मसाइल दरपेश हैं, जिन वजूहात की बिना पर वो आगे नहीं निकलते, ज़मीन से चिपके रहते हैं, आसमान की तरफ जाते ही नहीं हैं। हाँ। वो सारे मसाइल और उनका हल भी हमने दिखाने की कोशिश की है। चले जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आपने यूथ को टारगेट किया है, उन्हीं को मोटिवेट करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से इस वक्त इस चीज़ की अहम ज़रूरत है और फिर जब आप एक मूवी के थ्रू करते हैं, एंटरटेनमेंट के ज़रिए मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से अच्छी तरह मैसेज आपका पहुँच भी जाता है। इरीज की तरफ मैं जाना चाहूँगी, प्रोडक्शन टीम का आप हिस्सा हैं। मुझे प्रोडक्शन वाइज बताइएगा मूवी को कैसे देखती हैं आप, बाकी मूवी से किस तरह डिफरेंट है ये मूवी? एक तो प्रोडक्शन में सबका आपस में प्यार बहुत ज़्यादा है कि सब एक दूसरे के साथ ये फील नहीं कराते कि जूनियर कौन है सीनियर कौन है, सब बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी टीम का हिस्सा। मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा पैगाम लोगों तक पहुँचाया है हमारे यूथ के लिए। चले जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा उस्मान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ चेहरे जो हैं वो नए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ चेहरे हमें जाने माने भी नज़र आ रहे हैं, तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, किस तरह से सिलेक्शन हुई सारी? सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सख्त था। खावर तौसीफ मलिक जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऑडिशंस किए थे। हीरो को भी उन्होंने सिलेक्ट किया था ऑडिशन की बेस पर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपका? यस, मेरी पहली फिल्म थी। ठीक है, डेब्यू फिल्म है मेरी। चूंकि इससे पहले मेरा ताल्लुक
रेडियो से है, टेलीविज़न से है, अजोका थिएटर से है, तो वो 10 साल अल्लाह ताला ने रियाजत करवाई और फिर पहली एक ऐसी फिल्म अता की जो मेरे अंदर मकसद छुपा हुआ था। ठीक है। तो इसी तरह जो बड़े लोग आपको, अंजुम हबीबी साहब नज़र आ रहे हैं, राहिला आगा आपको नज़र आ रही हैं, खालिद मुइन भट्ट साहब नज़र आ रहे हैं, मुबश्शिर मलिक साहब नज़र आ रहे हैं, तो सब जो जिस रोल में फिट आया है, डायरेक्टर साहब ने उसी बंदे को पिक किया है। कास्टिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप कास्टिंग ठीक नहीं करते, प्रोजेक्ट हिट होने के चांसेस कम होते हैं। इट डजंट मैटर कौन नया है कौन पुराना है, मैटर क्या करता है कि किरदार में कौन ठीक है। जो किरदार में ठीक है वो ठीक है, वरना फिर सब कुछ वीक है। कितना मुश्किल लगा आपको, जैसे कि आपने कहा कि आपका डेब्यू मूवी है, फर्स्ट टाइम है, तो डायलॉग्स याद करना, परफॉर्म करना, क्या बार बार रिपीट करना पड़ता था? कुछ अपना सेट वाला एक्सपीरियंस शेयर करें। आपका सवाल इतना मज़े का है, मेरे लिए हंसी वाली बात इसलिए है कि ये कोई गुरूर या तकब्बुर वाली बात नहीं है, चूँकि मैंने 10 साल रियाजत की है इस काम की। फ्रॉम द बिगिनिंग छोटी एज से ही ये काम कर रहे थे। तो मैं 75 पेजेस का स्क्रिप्ट थिएटर में अजोका में परफॉर्म करता था ऑन स्टेज, जुबानी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर That's अब मैं great. क्या जवाब दूं इस फिल्म के बारे में। हाँ, लेकिन फिल्म का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली दूसरा होता फिल्म है। का experience- थिएटर एक आप बिल्कुल लाइव सिचुएशन में होते Yes, हैं। और फिल्म के बारे में चूंकि मेरे डायरेक्टर साहब की बारीक बीनी की दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने बड़ी महारत से, क्योंकि ये जो फिल्म होती है ये डायरेक्टर का मीडियम होता है, इसमें एक्टर जीरो होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन के तहत मुझे जहां कहा, यहाँ देखो, इतना देखो, इतना देखो, इस तरह से डिलीवर कर दो, इस जुमले को यूं कर दो, हमने तू कर अच्छा, दिया। अपनी रियल पर्सनालिटी और वो फिर जो आपने एक्टिंग की, जो मूवी का किरदार है, दोनों में डिफरेंस क्या है पर्सनालिटी में? आप इसको भी देख लीजिएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, और आप जिस दिन फिल्म देखेंगे इंशाल्लाह 25 को आप कहेंगी उस्मान आपने एक्टिंग तो की नहीं फिल्म में। हाँ, मेरे ख्याल से बड़ा एक्टर भी वही होता है जो अपनी पर्सनालिटी को लेकर चलता है और अपना आप कहीं नहीं गुम होने देता है ना। बिल्कुल। किरदार के साथ आपको इंसाफ करना है। मेरा ये कैरेक्टर जो जिसका नाम रेहान है, आप जब रेहान को देखेंगी, वो जिस क्लास का किरदार है, इंशाल्लाह अल्लाह की ताकत से आपको लगेगा कि ये वाकई इस क्लास को डिपिक्ट कर रहा है। सीनियर से कुछ सीखा? सीनियर से क्या कुछ नहीं सीखा, सब कुछ तो उन्हीं से सीखा, और आज अल्लाह ने मौका भी दे दिया है डिलीवर करने। मैं हमेशा सीनियर जूनियर का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में नहीं है। मैं कहता हूँ अहले दानिश, अहले अक्ल, फहमो फरासत, इदराक और शऊर वाले लोगों में बैठो, आपने कहा। तो अल्लाह ताला आपको वो देता है कि आप अपनी आने वाली नस्ल को वो शिफ्ट करके इस दुनिया से अच्छा जी, अब मूवी तो 25 को रिलीज होने जा रही है, क्या क्या आपकी उम्मीदें इस मूवी से वाबस्ता हैं और कितनी एक्साइटमेंट है? फीडबैक ट्रेलर के बाद कैसा आ रहा है आप? हाँ, लोग बहुत एक्साइटेड हैं जी। लोगों ने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान की पहली मकसद वाली फिल्म है जिसके लिए लोगों वो ने तो नाम दुआएं से ही की। लग रहा है छूले आसमान। लोगों ने नाम में दुआएं, सब कुछ आपको छुपा है। मैं क्या बात बता रहा हूँ, कभी फिल्म के लिए लोग दुआ नहीं करते, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये ऐसी फिल्म है जिसके लिए एक फकीर से लेकर एक अमीर तक हर शख्स ने कहा है कि तू छू ले आसमान। हमारी दुआ है कि तू जरूर आसमान छुए। वो चाहे शुजात हाशमी साहब हैं, चाहे वो आसिम बुखारी साहब हैं, चाहे वो राशिद महमूद साहब हैं, चाहे वो अस्मा अब्बास हैं, चाहे वो जारा नूर अब्बास हैं, चाहे वो जुगन काजिम है, जिसका भी नाम आप लें, उसने कहा है चलें जी, हम आपको गुड लक कहेंगे आपकी मूवी के लिए। 25 को रिलीज होने जा रही है। मैसेज कोई देखने वालों को आप दे दें। देखने वालों, मेरा पैगाम यही है, मेरा पैबत है जहां तक पहुंचे, आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए और बिलीव कीजिए। अगर आपका काम आपको कहना पड़े कि आपका ये काम है, ये कर लीजिए, तो आप ईमानदार नहीं हैं। बस अपने आप को समझा लीजिए, जिस काम के लिए पैदा हुए हैं उसके साथ जीने और मरने के लिए तैयार रहिए। इंशाल्लाह छू लेंगे आप आसमान। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। थैंक यू। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करते हैं आपको इस ब्रेक के बाद। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपके साथ शेयर करेंगे माल का हाल। करेंसी रेट्स की हमारे पास लिस्ट है, आपके साथ शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि करेंसी रेट्स क्या क्या हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
माल का हाल आपने जान लिया, अब हम आपको बताएंगे कि इतनी सारी जब महंगाई की बातें की जाती हैं कि फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई, तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपने कहीं सफ़र करना है तो आप कोई अट्रैक्टिव पैकेजेस का वेट कर रहे होते हैं, कहाँ पर आपको अट्रैक्शन मिल रही है, कहाँ पर पैसे कम हैं, सहूलियात ज़्यादा हैं। ऐसे ही सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जी हमें सस्ते कपड़े कहीं से मिल जाए, पता चल जाए सेल कहाँ पर लगी है, वहाँ पर हम जाएँ। तो हम आपकी ये मुश्किल आसान करते रहते हैं, हर रोज़ आपको बताते रहते हैं कहाँ कहाँ सेल्स लगी हैं। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि आपके लिए घर बैठे हम आसानी पैदा कर देते हैं। आपको बताते हैं बचत आप कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर ऑफ लगी है? आज का पहला ब्रांड है रॉयल टैग। अगर आप यहां पे जाएंगे अप टू 20% ऑफ है। इसके बाद जी सुसन दुबई ब्रांड है, फ्लैट 50% ऑफ है। नकुश फ्लैट 40% ऑफ। वॉकवेज पे अगर आप जाएंगे अप टू 30% ऑफ। ये तो थी सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, सस्ते कपड़े खरीद सकते हैं, तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब अगले सेगमेंट की तरफ जाना है जो कि है टुडेज वेदर। बाहर का मौसम कैसा है? मैंने आपको कहा कि कल हमने देखा ठंडी हवाएं चल रही थी, रात को तो ऐसा लग रहा था वो जो हम कह रहे थे कि सर्दी जा चुकी है, गर्मी अक्सर महसूस होने लग गई थी, एकदम से दोबारा सर्दी वापस आती लग रही थी, शदीद ठंडी हवाएं चल रही थी। तो अब मौसम कैसा है, कैसा रहेगा, ये हम जानेंगे। सादिया खान बाहर मौजूद हैं। जी सादिया, मौसम कैसा है? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं तो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम ने पंजाब का रुख किया है। पंजाब के दीगर शहरों में कल बारिश हुई है, जबकि कल लाहौर में हवाएं चलती रही। कल भी लाहौर का मतला खुश्क रहा, आज भी लाहौर का मतला खुश्क रहेगा। 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवाएं चलेंगी। उसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के इम्कानात हैं। ये जो मौजूदा सिस्टम पंजाब का रुख कर रहे हैं, इनमें नमी कम है और ये कमज़ोर सिस्टम है जो कि अच्छी बारिशों का बायस नहीं बने, और हो सकता है कि लाहौर में भी हल्की बारिश हो। इसी तरह से दिन के औकात का जो पारा है खासकर वो 26 तक जाने का इम्कान है। रात के औकात का दर्जा हरारत जो है वो 16 रिकॉर्ड किया गया है। मार्च का आगाज जो है वो गर्म मौसम के साथ होगा। मार्च के महीने में पारा जो है वो 30 तक जाएगा, और इसी तरह से मौसमियाती लिहाज से मार्च का महीना भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। और कहा यह जा रहा है कि मार्च के महीने में मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेंगे जो कि बारिशों का बायस भी बन सकते हैं, और इस तरह से मार्च में गर्मी भी लौट आएगी, और अगर बारिशें होती हैं तो उसके अच्छे असरात लाहौर के मौसम पर। जी सादिया, आपने मार्च के हवाले से अच्छी खासी प्रेडिक्शन कर दी है। गर्मी भी होगी, मौसम अच्छा खासा तब्दील भी होगा, सियासी हमें दर्जा हरारत भी मार्च में जो है वो हाई होता नजर आ रहा है, यानी मार्च जो है वो बहुत अहम है इस दफ़ा। तो थैंक यू सो मच। मौसम के हवाले से सादिया ने हमें अपडेट किया, और मार्च में बाकी सरगर्मियां क्या होंगी वो तो हम अपने न्यूज़ सेगमेंट में डिस्कस कर ही चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और जी लाहौरी आज बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि मैच होने जा रहे हैं। आज लाहौर और मुल्तान सुल्तान्स का मैच होने के जा रहा है। इसके लिए तमाम तर तैयारियां लाहौरियों ने तो मुकम्मल कर ली, और लाहौरियों तो दिलो जान से सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, लेकिन टीम की कारकर्दगी आज कैसी है, कैसी रहेगी, इसके लिए तैयारी कितनी है, उम्मीदें क्या हैं, ये हम जानेंगे। एक इजाफी स्टेडियम का रुख करेंगे जहां पर हमारे रिपोर्टर हाफिज शहबाज मौजूद हैं। तो हाफिज शहबाज, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी आज के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस की जा रही हैं पिछले मैच को देखते हुए। वेलकम भी कहते हैं हम, तो खुले दिल वाले हैं लाहौरी। खैर, आज के मैच के हवाले से आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, हम इस पर बात कर लेंगे कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।